इंटरेक्शंस क्या क्या है, ठीक है। ये चीज़ें हम देखेंगे। अभी हम जो स्टार्ट करेंगे वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है, जीआईटी की ड्रग्स से हम स्टार्ट करेंगे। उसमें देखेंगे कि जीआईटी की कौन कौन सी डिजीज़ हैं और उन पे कौन सी ड्रग्स हैं जो कि एक्ट करती हैं। बच्चों किसी ने किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन करना हो, इससे पहले कि हम लेक्चर स्टार्ट करें आप लोग पूछ लें, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे। जी शुरू करें बच्चों। यस मैम। मैम जी बच्चे। मैम फार्मा की कोई बुक भी है जहाँ से हमने नोट्स लेने हैं या हमने फाइनेंस के लिए पढ़ना है? ज़ाहिर है बच्चे बुक के बगैर कैसे पढ़ेंगे, लिपिन फॉर्ड है और कैडजन है, फार्मा 1 भी आप लोगों ने पढ़ी हुई है, बुक के बगैर तो नहीं पढ़ी होगी ना। मैम वो तो ठीक है मैम, तो आप हमें फिर लिंक शेयर कर देंगी ऑनलाइन पीडीएफ का, क्योंकि फिर हम लोग ऑन कैंपस तो है नहीं कि मतलब हम लोग परचेज करें। मैम हमें नेम भी बता दें बुक्स के। बेटा नेम भी बता दूंगी मैं। लिपिन फॉर्ड है, लेक्चर में भी मेंशन है, एंड पे लिपिन फॉर्ड है एंड कैडजन है, मिनी कैडजन है, वो देख लेंगे। उसके अलावा ये कि लिंक मुझे आप लोग नेट पर सर्च कर लें, मिल जाएगी आप लोगों को बुक्स। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम की फार्माकोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। इसमें हम पहले देखेंगे जीआईटी में है क्या क्या, उसके डिसऑर्डर्स क्या क्या हैं और इन डिसऑर्डर्स को हमने ट्रीट किस तरीके से करना है। सबसे पहले हम देख रहे हैं जीआईटी में क्या क्या है। एसोफेगस से स्टार्ट हो रहा है जिसमें स्टमक आ रहा है, आगे इंटेस्टाइन्स आ रही हैं, जेजुनम, इलियम, लार्ज इंटेस्टाइन आ रही है, आगे कोलोन, रेक्टम आ रहा है। इसके अलावा लिवर भी इसी में शामिल हो जाता है और पेनक्रियाज भी। स्टमक की जब हम सरफेस लाइनिंग्स को देखते हैं तो हमने इसको एपिथेलियम के हिसाब से डिवीजन्स बन रहे हैं। तो किस तरीके से कि जो एपिथेलियम है वो एक लेयर है जो कि सेपरेट कर रही है प्री एपिथेलियम यानी बाहर के हिस्से को सब एपिथेलियल से यानी कि जो अंदर का हिस्सा है उससे। जो एपिथेलियल लेयर है सेलुलर रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है, रेस्टिट्यूशन कर रही है यानी कि वहाँ पे दोबारा रीजनरेशन हो रही है, ग्रोथ फैक्टर्स वहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह एक्ट कर रहे हैं और सेल प्रोलिफरेशन हो रही है एपिथेलियम के लेवल पर। प्री एपिथेलियम इससे बाहर का यानी कि जो ल्यूमेन में एरिया आ जाएगा वो वाला है, वहाँ पे म्यूकस प्रेजेंट है, बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट है और सरफेस एक्टिव फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट है। जबकि सब एपिथेलियम के नीचे जो पार्ट आता है वहाँ पे क्या है, ब्लड फ्लो हो रहा है और ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट है, वहाँ पे वेसल्स प्रेजेंट है, माइक्रो सर्कुलेशन हमारी चल रही है। ठीक है, अब इसके हिसाब से हम ये देखेंगे कि कहाँ पे क्या चीज़ प्रेजेंट है और किस डिजीज़ के केस में कहाँ पे क्या इफेक्ट आ रहा है। डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पेप्टिक अल्सर डिजीज़ हो सकती है जिसे हम पीयूडी भी कहते हैं। गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ है जिसे GERD कहते हैं। कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड इमेसिस है। कीमोथेरेपी इज़ अ ट्रीटमेंट जो कि यूज़ होता है कैंसर पेशेंट्स में। इंजेक्शंस होते हैं, ड्रग्स होती हैं जो कि यूज़ होती हैं कैंसर पेशेंट्स में। उनकी वजह से इमेसिस इंड्यूस होती है, इमेसिस कहते हैं वॉमिटिंग को। इसकी वजह से जो वॉमिटिंग होती है उनकी ट्रीटमेंट को देखेंगे, डायरिया को और कॉन्स्टिपेशन को। पेप्टिक अल्सर्स क्या हैं? स्लाइड सॉरी मिस हो गई है, फिर मैम में से जो क्लासिफिकेशन लगी थी। Give me a second. जी अच्छा, होता क्या है कि कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो कि हमने यूज़ करनी है डिसऑर्डर्स के हिसाब से हम देखेंगे। तो जो ड्रग्स यूज़ हुई है सबसे पहले हम ये देखते हैं जो कि एसिड पेप्टिक डिजीज़ में यानी पेप्टिक अल्सर के केस में यूज़ होती है। ये इशू हुई हुई है।
ड्रग फॉर एसिड पेप्टिक डिजीज, इसमें एंटासिड्स आ जाएंगे, H2 ब्लॉकर्स आ गए, मैम प्रोटॉन आपकी पंप। आवाज ठीक नहीं आ रही। जी बच्चे, आपकी आवाज नहीं ठीक आ रही। बच्चे आप अपना चेक करें, यहाँ पे तो सिस्टम में ठीक है। मैम ठीक है, आवाज भी और सारा कुछ। ठीक है बच्चे, एंटीसिड्स हैं, H2 ब्लॉकर्स हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं, म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट्स हैं और एंटीबायोटिक्स हैं। इसके अलावा मोटिलिटी प्रोमोटर्स हैं जिसमें मिटोक्लोप्रामाइड और कोलिनोमाइमेटिक्स आ गए। जो ड्रग्स यूज हो रही हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में वो आ गई एंटीकोलिनर्जिक्स, सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट्स। ड्रग्स यूज हो रही हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के लिए। अदर एजेंट्स में पैंक्रियाटिक लाइपेजेस हैं, फिर एंटी इमेटिक्स हैं, एंटी इमेटिक्स में भी ये सारी ड्रग्स आ गई। ये हम जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे सारी ड्रग्स। पेप्टिक अल्सर की तरफ आते हैं। सबसे पहले अल्सर क्या चीज़ होती है? कोई भी डिसकंटिन्यूटी या डिस्ट्रप्शन आती है एपिथेलियम में या सरफेस लेयर में तो उसे हम अल्सर कहते हैं। अल्सर्स किस वजह से हो सकते हैं? किसी भी एसिड की वजह से, एसिड की प्रेजेंस की वजह से, या हम अगर कहें कि हम जैसे बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड की वजह से, एसिड की इरोजन की वजह से, स्पाइसी फूड की वजह से, या फिर बैक्टीरिया जो कि इसको कॉज करता है H. पाइलोराई जिसे हम कहते हैं, उसकी वजह से हो सकते हैं। पेप्टिक अल्सर्स क्या हैं? सोर्स हैं जो डेवलप होते हैं लाइनिंग ऑफ स्टमक में, लोअर एसोफेगस में और स्मॉल इंटेस्टाइन में। किस वजह से होते हैं? इन्फ्लेमेशन हो जाती है H. पाइलोराई की वजह से या फिर इरोजन हो जाती है स्टमक एसिड्स की वजह से। स्टमक में हमें पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, HCl प्रेजेंट है, प्रोड्यूस हो रहा है और प्रेजेंट है वहाँ पे। पेप्टिक अल्सर इसमें के मैम कॉन्स्टिट्यूएंट फैक्टर्स क्या हैं? जी बच्चे, मैम आप बहुत स्पीड से पढ़ा रही हैं, समझ नहीं आ रहा। यस मैम, समझ नहीं आ रहा। ठीक है बच्चे, अभी तक हमने ये बात की कि पेप्टिक अल्सर्स क्या हैं। अल्सर की मैंने बात की कि ये वो चीज़ है जो कि डिसकंटिन्यूटी आती है मेम्ब्रेन में या एपिथेलियम में, ठीक है, उसे हम अल्सर कहते हैं। ये अल्सर्स किस वजह से हो सकते हैं? किसी एसिड की इरोजन की वजह से जो कि स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, या फिर H. पाइलोराई की वजह से जो कि एक बैक्टीरिया है और स्टमक में वो पाया जाता है। इसके अलावा क्या होता है कि अगर हम ओरल कैविटी की या माउथ की बात करें तो उसमें हमारे बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड की वजह से या कुछ ड्रग्स हैं उनकी वजह से भी ये अल्सर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। क्या पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जो एसिड पेप्टिक डिजीज कॉज करेंगे? नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ये ड्रग्स की क्लासिफिकेशन है जो कॉज करती है इन्फेक्शन हो जाए अगर ग्राम नेगेटिव H. पाइलोराई की वजह से, उसकी वजह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सिक्रेशन इंक्रीज हो जाए उसकी वजह से, या फिर म्यूकोजल डिफेंस जो है जो प्रोटेक्ट कर रहा था वो रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए, तो वो भी कॉज करती है कि वहाँ पे अल्सर्स प्रोड्यूस हो जाए। उसकी ट्रीटमेंट के लिए क्या करेंगे? उसके लिए हमने ये देखना है कि पहले हमने ये देखा कि उसके डिजीज़ क्या है और उसको कॉज क्या चीज़ कर रही है। अब जो कॉज है हमने उसको रिमूव करना है या फिर उसको क्योर करना है। जो कॉज है उसे हमने ख़त्म करना है। उसमें क्या होता है, अगर H. पाइलोराई की वजह से इन्फेक्शन है तो हम उसको H. पाइलोराई को हमने वहाँ से एरेडिकेट करना है, ख़त्म करना है। या फिर अगर एसिड की वजह से हो रहा है तो हमने एसिड की सिक्रीशन को वहाँ पे ब्लॉक करना है कि एसिड मज़ीद ना बने। जिसके लिए हम क्या देंगे? H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देंगे या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देंगे जो कि ड्रग्स हैं। इसके लिए यूज होते हैं गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को कम करने के लिए। या फिर प्रोटेक्टिव एजेंट्स देंगे जो वहाँ पे प्रोटेक्शन कॉज करेंगे, म्यूकोजा को प्रोटेक्ट करेंगे, जिसमें मिसोप्रोस्टोल और सुक्राल्फेट आ जाती है। इसकी ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी में हमने देना किस तरीके से है? H. पाइलोराई के लिए हम एंटीमाइक्रोबियल ट्रीटमेंट देंगे। पहले हम डायग्नोज करेंगे कि H. पाइलोराई है या नहीं है। उसको डायग्नोज करने के लिए हम कुछ टेस्ट करेंगे। एक चीज़ आ गई यूरिया ब्रेथ टेस्ट। यूरिया ब्रेथ टेस्ट में ये चेक करते हैं कि जो सांस ले रहा है पेशेंट उसमें यूरिया आ रहा है या नहीं आ रहा। लिटमस पेपर होगा जिस पे हम चेक करते हैं कि उसकी ब्रेथ में से कलर्ड वो हो जाता है पेपर, यूरिया ब्रेथ टेस्ट करेंगे। दूसरी चीज़ आ गई सीरोलॉजिकल टेस्ट करेंगे या ब्लड टेस्ट वगैरह। नेक्स्ट चीज़ आ गई एंडोस्कोपिक बायोप्सी करेंगे गैस्ट्रिक म्यूकोजा की। बायोप्सी सिर्फ कैंसर लीजन्स के लिए नहीं की जाती। बायोप्सी बॉडी के स्पेशली हर चीज़ जिसको रिमूव किया जाए उसकी बायोप्सी की जाती है, वरना बायोप्सी सिंपल एक पैथोलॉजिकल टेस्ट है जो कि चेक करने के लिए होता है
कि इसमें क्या प्रोग्रेशन है, ब्रीडिंग स्टेजिंग वगैरह करके चेक करते हैं। आप लोगों ने पैथो में पढ़ा होगा। मैम बायोप्सी सिर्फ कैंसर के केस में मैम नहीं। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। बेटा चेक करें, आप सबको कम आ रही है? मैं यस नो मैम, मैम। आवाज कम है सुबह से। नहीं मैम, थोड़ी ज्यादा कम आ रही है। यस मैम, कम है आपके पास। क्योंकि मैम हम सुबह से इसी पे लेक्चर्स ले रहे हैं ना, ऐसे ही तो कम आ रही है आवाज थोड़ी आपकी। मैम ठीक आ रही है। मैम यार शायद आपको आपका ठीक आ ये रही है, इधर बाकी इनका फैन ऑन होगा। बेटा आप लोग अपने स्पीकर चेक करें, वॉल्यूम फुल करें, क्योंकि मैं भी सुबह से इसी क्लासरूम से लेक्चर ले रही हूँ और वॉल्यूम सही है, यहाँ का वॉल्यूम ठीक है। मैम सही है बिल्कुल। आगे चलते हैं। एच पाइलोराई। एच पाइलोराई है क्या? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो कि जाके स्टमक की लाइनिंग में अपने आप को अटैच कर देता है। किस तरीके से कर देता है कि इसके ये फुट्स होते हैं जिसकी वजह से जाके ये एपिथेलियल सेल्स पे अटैच हो जाएगा और वहाँ से फिर ये स्टमक में से वॉश आउट नहीं होता, किसी भी फूड पार्टिकल्स के साथ या किसी भी चीज़ के साथ वॉश आउट नहीं होगा, अपने आप को वहाँ पे फिक्स कर देगा। एक दफ़ा ये अटैच हो जाए तो फिर वहाँ पे डैमेज स्टार्ट कर देता है, डिग्रेडेटिव एंजाइम्स बनाता है, टॉक्सिन्स बनाता है और ऐसी चीज़ें बनाता है जो कि सेल्फ डिस्ट्रक्ट करना शुरू कर देती हैं म्यूकोजल लाइनिंग को स्टमक की। इसको ट्रीट करने के लिए जो ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी होती है वो हम देते हैं कॉम्बिनेशंस में। उन दो तरह के कॉम्बिनेशंस होते हैं, ट्रिपल थेरेपी होती है या क्वाड्रुपल थेरेपी होती है। ट्रिपल थेरेपी का मतलब है कि 3 ड्रग्स को कंबाइन करके देते हैं, या क्वाड्रुपल थेरेपी है। क्वाड्रुपल थेरेपी में क्या होता है कि 4 ड्रग्स को कंबाइन करके देते हैं ताकि पूरा स्पेक्ट्रम कवर हो जाए और डिजीज़ जो है वो हमारी ख़त्म हो जाए। जो ट्रिपल थेरेपी है उनमें हम क्या क्या देंगे, एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देंगे, मेट्रोनिडाजोल या एमॉक्सिसिलिन देंगे और क्लेरिथ्रोमाइसिन देंगे। क्वाड्रुपल थेरेपी है, इसमें क्या होगा, बिस्मथ सबसैलिसाइलेट देंगे, मेट्रोनिडाजोल देंगे, टेट्रासाइक्लिन देंगे और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देंगे। फ़ायदा क्या है इनका? 85% जो केसेस हैं एच पाइलोराई से कॉज हो रहे होते हैं, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के। जो चीज़ें हमने दी हैं कॉम्बिनेशंस में, इनके फ़ायदे क्या हैं? बिस्मथ देंगे, बिस्मथ क्या करती है, बैक्टीरियल सेल वॉल को डिस्टर्ब करती है। क्लेरिथ्रोमाइसिन जो है वो इनहिबिट कर रही है प्रोटीन की सिंथेसिस को, यानी कि बैक्टीरिया की आगे प्रोग्रेशन जो है उसको स्टॉप कर रही है, आगे डिवाइड नहीं करेगा। एमॉक्सिसिलिन जो है वो भी डिस्टर्ब कर रही है सेल वॉल को। टेट्रासाइक्लिन भी प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर रही है। मेट्रोनिडाजोल जो है वो उस केस में हम देते हैं जिसमें बैक्टीरिया जो है वो रेजिस्टेंट हो चुके हों या फिर पेशेंट जो है उसमें टॉलरेंस डेवलप हो चुकी हो टेट्रासाइक्लिन या एमॉक्सिसिलिन से, तो फिर हम उसमें मेट्रोनिडाजोल की तरफ जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट डिजीज़ आ गई है हमारे पास, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़। ये वो डिजीज़ होती है जिसमें हम कहते हैं कि बैक फ्लो हो रहा है, मुंह में कुछ आ रहा है या प्रॉपर डाइजेशन नहीं हुई, प्रॉपर हाजमा नहीं हुआ, हार्ट बर्न लाइक सेंसेशन आती है। इसमें एच पाइलोराई एसोसिएटेड नहीं होता और ये एंटीबायोटिक से ट्रीट भी नहीं होती। इनडाइजेशन टाइप फीलिंग होती है ये। इसमें क्या होता है कि बैक फ्लो हो रहा होता है स्टमक के एसिड का एसोफेगस में। एसोफेगस जो होता है उसकी प्रॉपर लाइनिंग उस तरीके से नहीं है कि वो स्टमक का जो एसिड है उसको टॉलरेट कर सके। जैसे कि स्टमक की लाइनिंग स्पेशलाइज्ड है इस चीज़ के लिए कि वहाँ पे HCl प्रोड्यूस हो रहा है और एक्यूमुलेट हो रहा है, तो वहाँ पे वो उसको प्रोटेक्शन देती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा केस नहीं है, इस वजह से जब यहाँ पे एसिड आता है तो वहाँ पे स्कारिंग हो जाती है, यानी आहिस्ता आहिस्ता वो रफ होना शुरू हो जाती है। यूजुअली क्या होगा सिम्टम, हार्ट बर्न फील होगा या बर्निंग सेंसेशन फील होगी चेस्ट में, स्वेलिंग में डिफिकल्टी होगी, चेस्ट में पेन होगी और थ्रोट में रिफ्लक्स आएगा जिसकी वजह से सोर थ्रोट भी हो जाएगा। ये डायग्राम में दिखाया हुआ है बैरेट्स एसोफेजाइटिस, यानी कि जो एसोफेगस की इन्फ्लेमेशन हुई है और ये मैलिग्नेंट भी हो सकता है, यानी ये कैंसरस भी हो सकता है, तो इसको जो है वो मॉनिटर करना चाहिए वक्त के साथ साथ। क्या रीजंस हैं? फैटी फूड की वजह से, अल्कोहल की वजह से, कैफीन की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, ओबेसिटी की वजह से और प्रेगनेंसी में ये होता है गर्ड। गैस्ट्रिक एसिड की जो सिक्रीशन हो रही है उसे किस तरीके से हम रेगुलेट कर सकते हैं? हो क्या रहा है कि गैस्ट्रिक एसिड प्रोड्यूस किस तरीके से हो रहा है? पैराइटल सेल्स जो हैं गैस्ट्रिक म्यूकोजा के
वो इसको प्रोड्यूस करते हैं। और स्टिमुलेशन उनको कहाँ से मिलती है? हिस्टामीन रिसेप्टर से, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर से और गैस्ट्रिन रिसेप्टर से। ये तीनों रिसेप्टर जब आके सेल पे एपिथेलियम पे आके ये अटैच हो जाते हैं तो ये अलाउ करते हैं प्रोटॉन पंप को कि वो ल्यूमेन में जाए स्टमक की इन द रिप्लेसमेंट ऑफ पोटेशियम। यानी कि सेल में ये आके रिसेप्टर्स ने अपनी जगह पे अटैच हुए, हिस्टामीन, गैस्ट्रिन एंड एसिटाइलकोलिन, ये अपने रिसेप्टर्स पे ब्लॉक हुए। सेल के अंदर से हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन जो है वो बाहर जाएगा स्टमक के ल्यूमेन में और उसकी जगह पे पोटेशियम जो है वो अंदर मूव करेगा। यानी कि ये तीनों चीज़ें कॉज कर रही हैं प्रोटॉन्स को कि वो सेल से बाहर चले जाएं ल्यूमेन में। अगर हमें प्रोटॉन के बाहर जाने को स्टॉप करना है तो हमें इन तीनों को स्टॉप करना होगा कि वो यहाँ पे रिसेप्टर्स पे अटैच ना हो। तो क्या करेंगे हम? रिसेप्टर मीडिएटेड बाइंडिंग जो है एसिटाइलकोलिन की, हिस्टामिन की या गैस्ट्रिन की, वो रिजल्ट करती है इन द एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन काइनेजेस, जिसकी वजह से स्टिमुलेशन हो जाती है प्रोटॉन और पोटेशियम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की, जो कि प्रोटॉन पंप को सिक्रीट कराती है हाइड्रोजन आयन को इन एक्सचेंज ऑफ पोटेशियम इनटू द ल्यूमेन। जो भी हमने बात की कि प्रोटॉन बाहर चला जाएगा ल्यूमेन में, स्टमक में आ गया, और पोटेशियम जो है वो सेल्स में यानी एपिथेलियम में अंदर चला गया। करते क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन E2 और सोमैटोस्टेटिन जो है वो ब्लॉक कर देते हैं, डिमिनिश करते हैं गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन को। और हिस्टामिन की जो बाइंडिंग है वो कॉज करती है एक्टिवेशन एडिनाइल साइक्लेज की, जो कि बाइंडिंग कराती है प्रोस्टाग्लैंडिन E2 की और उसे इनहिबिट करती है। हमें क्या करना है? हमें हिस्टामिन, गैस्ट्रिन और एसिटाइलकोलिन इनको स्टॉप करना है। और हिस्टामिन, एसिटाइलकोलिन और गैस्ट्रिन, ये तीन चीज़ें हमने देखी जो कि प्रोटॉन को बाहर भेज रही हैं, ये हमारे पास उसको एक्टिवेट करवा रही हैं। जबकि प्रोस्टाग्लैंडिन E2 एंड सोमैटोस्टेटिन जो है ये दो चीज़ें इसको डिमिनिश कर रही हैं, ये दो चीज़ें जो हैं वो इसको डिमिनिश कर रही हैं। अब हमने क्या करना है कि जो हिस्टामिन बाइंडिंग है वो एक्टिवेट करती है एडिनाइल साइक्लेज को, ठीक है, और वो बाइंड करती है और जबकि जो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 है वो इनहिबिट करती है इसे। जबकि गैस्ट्रिन और एसिटाइलकोलिन क्या करती हैं? इंड्यूस करती हैं कैल्शियम लेवल्स को, इंक्रीज कर देती हैं, ठीक है। इसके ट्रीटमेंट में क्या यूज़ करेंगे? फिर हम एंटासिड्स देंगे, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स देंगे, उन रिसेप्टर्स को हम ब्लॉक कर देंगे। म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट्स देंगे जो कि म्यूकोजा को प्रोटेक्ट करें। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देंगे जो कि वहाँ पे इनहिबिट कर दें। एंटीकोलिनर्जिक्स देंगे। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स देंगे। एनालॉग्स हमने बात की प्रोस्टाग्लैंडिन्स और सोमैटोस्टेटिन, ये उसको डिमिनिश करती हैं, इसलिए हमने प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स दिए। या फिर एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स देंगे जो कि अगर कोई माइक्रोबियल इन्फेक्शन भी है साथ में तो उसे भी स्टॉप कर देंगे। एंटासिड्स में क्या क्या आ जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट आ जाता है सिस्टेमिक एंटासिड में, और नॉन सिस्टेमिक एंटासिड जो है इसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम है और कैल्शियम कार्बोनेट है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो साथ में उसके साथ देते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कॉम्बिनेशन के साथ, लेकिन ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है रीनल इम्पेयरमेंट के केसेस में, यानी जिनमें किडनी डिजीज होगी उनमें ये नहीं देना। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम अकेले अगर देंगे तो वो डायरिया कॉज करता है। कैल्शियम कार्बोनेट दिया जा सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट लेकिन कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है। H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट वो होंगे जो हिस्टामिन, एसिटाइलकोलिन और गैस्ट्रिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देंगे। ये एंटागोनिस्ट हैं हिस्टामिन H2 के, कम्प्लीटली ब्लॉक कर देंगे बाइंडिंग ऑफ हिस्टामिन H2 रिसेप्टर्स के साथ, इसकी वजह से वहाँ पे प्रोडक्शन ही नहीं होगी प्रोटॉन पंप्स की। रिड्यूस कर देंगे इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशंस ऑफ साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, देयरबाय सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। कौन कौन से हैं एंटागोनिस्ट? सिमेटिडीन, रैनिटिडीन, फैमोटिडीन और निज़ेटिडीन। इनमें से सिमेटिडीन जो है वो प्रोटोटाइप है हिस्टामिन का रिसेप्टर ब्लॉकर। क्या क्या करते हैं ये? प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट कर रहे हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज़ की, एसोफेजाइटिस की, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग की, स्ट्रेस अल्सर्स की और ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम की। ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम क्या होता है? इसमें स्मॉल ट्यूमर्स बन जाते हैं स्टमक में जो कि मज़ीद गैस्ट्रिक एसिड को प्रोड्यूस करते हैं।
साइड इफ़ेक्ट्स इसके बहुत कम है, सिवाय इसके कि सिमेटिडीन का ज़्यादा है कि वो मेटाबॉलिज्म स्टॉप कर देता है एस्ट्रोजन की, और ये सप्रेस कर देते हैं 70% तक गैस्ट्रिक एसिड को फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स। बच्चों समझ आ रही है? नो मैम। क्या समझ नहीं आई बच्चे? मैम आप इतनी मैम आ रही स्पीड है। आती है, समझ ही नहीं आ रही। सोचता आता है और मैम आ रही है समझ। क्या समझ नहीं आ रही है? आप नो लोग इसको मैम। एक दफ़ा बुक से भी पढ़कर आइएगा, जो चीज़ नहीं समझ में आई होगी नेक्स्ट लेक्चर से पहले मुझसे पूछिएगा, हम इसको पहले देख लेंगे और फिर आगे चलेंगे। मैम प्रेगनेंसी में जो हमें वॉमिटिंग, एक्सेस वॉमिटिंग होती है वो इसी वजह से होती है? जी बच्चे दोबारा बोले। मैम प्रेगनेंसी में जो हमें एक्सेस वॉमिटिंग होती है नहीं बेटा, वो उसकी और ओके मैम। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग इनहिबिटर्स गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन के, जो इरिवर्सिबली इनहिबिट कर देंगे प्रोटॉन पंप को, और जिसकी वजह से फिर रिलीज नहीं होगा गैस्ट्रिक एसिड। ये भी 24 आवर, नेक्स्ट 24 आवर का एक्शन होता है। ये भी पेप्टिक अल्सर डिजीज में, गैस्ट्राइटिस में, गर्ड में और जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम में दिए जाते हैं। ये क्या करते हैं? इनका H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स के मुकाबले में फास्टर रिलीफ देते हैं और हीलिंग भी ज़्यादा होती है। इनका क्या है कि उसने 70% किया था फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स, ये 95% तक डिक्रीज कर देते हैं एसिड की सिक्रीशन को फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स। और इनका जो ट्रीटमेंट का कोर्स होता है, यानी ये 4 to 8 वीक्स के लिए दिए जाते हैं। ये आप लोगों ने नाम सुना भी होगा ओमेप्राजोल का, ओजोल या इस किस्म की बहुत कॉमन है टैबलेट्स, या मेरा ख्याल है ये राइजिक वगैरह मैम में। नेक्सियम का सुना होगा, यस मैम। खाई भी हुई है। ओमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल, यस इसोमेप्राजोल, मैम। पेंटोप्राजोल, ये सारी जो है ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो हैं, जिसमें मिसोप्रोस्टोल आ जाती है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन E1 का एनालॉग है। ये क्या करता है? स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पाथवे को और डिक्रीज करता है गैस्ट्रिक एसिड के रिलीज को। ये उस केस में ख़ास तौर पे दिया जाता है जिसमें एनसेड्स की वजह से जो है वो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ हुई है। साइड इफ़ेक्ट्स इसके क्या होंगे? डायरिया हो सकता है, पेन, क्रैम्प्स हो सकते हैं, और ये प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। एंटीकोलिनर्जिक्स हैं, इसमें पायरेंजिपिन आ जाता है। एंटीकोलिनर्जिक्स क्या होते हैं? मस्कुलिनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट्स हैं, यानी कि एसिटाइलकोलिन के अगेंस्ट ये काम करते हैं। एसिटाइलकोलिन ब्लॉक हो जाएगा तो अगेन वही जो है एसिड की प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगी। ये भी उतने ही इफेक्टिव हैं जितने H2 ब्लॉकर्स इफेक्टिव हैं। रेयरली यूज़ होते हैं, एडजुवेंट थेरेपी में ही मोस्ट कॉमनली इन्हें यूज़ किया जाता है। इनके साइड इफेक्ट्स में क्या आ जाता है? एनोरेक्सिया है, ब्लरी विजन है, कॉन्स्टिपेशन, ड्राई माउथ एंड सेडेशन कॉज करता है। म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट्स, ये कौन से एजेंट्स हैं? जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं म्यूकोजा पे, ताकि वहाँ पे जाके कोई भी चीज़ असर ना करे। जहाँ पे अल्सर्स हैं उनको ये कवर कर देते हैं और वहाँ पे बार बार जो है वो डिस्ट्रक्शन नहीं होने देते, ताकि एसिड वहाँ पे ना लगे या कोई भी जो फूड खाया है वो वहाँ पे ना जाए, ताकि अल्सर्स प्रॉपर्ली हील भी हो जाए और मज़ीद वो प्रोग्रेस भी ना करें। प्रिवेंट भी करते हैं और ट्रीट भी करते हैं ये पेप्टिक अल्सर डिजीज़ को। इनको एसिडिक पीएच चाहिए होती है एक्टिवेशन के लिए, और करते क्या है कि एक स्टिकी पॉलीमर सा बना देते हैं एसिडिक एनवायरनमेंट में और एडहेयर कर जाते हैं अल्सर के ऊपर, यानी कि एक बैरियर सा बना देते हैं। इसीलिए इन्हें खाने से पहले दिया जाता है। may bind with other drugs and interfere with absorption, दूसरी ड्रग्स के साथ भी ये मिल जाते हैं, मिल के उनकी एब्जॉर्प्शन को इंटरफेयर कर सकते हैं। इस वजह से कोई भी दवा जो अगर साथ में कोई ले रहे हो तो वो या इससे पहले लेनी चाहिए या इसके बाद लेनी चाहिए। और ये इन्हें एम्प्टी स्टमक पे लिया जाता है बिफोर मील्स। या आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सी दवाएं ऐसी दी जाती हैं जो कि कहा जाता है ये खाने से आधा घंटा पहले खा लीजिएगा, या इस तरीके से। वो ये म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट्स होते हैं जो कि प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं स्टमक पे और अल्सर्स को प्रोग्रेस करने से स्टॉप कर देते हैं। इसमें एक हमने ये सुप्रानफेट पढ़ा है, एक चिलेटेड बिस्मथ है। वो क्या करता है? ये भी प्रोटेक्ट करता है अल्सर को और हीलिंग अलाउ करता है। इसकी H. पाइलोराई के अगेंस्ट भी कुछ एक्टिविटी है और ये 2 मंथ से ज़्यादा के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए, और ये ब्लैक स्टूल्स और कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है। ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स में है। आज के लिए इतने ही हैं, बाकी एंटीएमेटिक्स जो है वो हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे।